डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें आप देखे थे कि सबसे पहले हम लोग सॉइल को प्लग किए, प्लगिंग के बाद लेबलिंग ऑफ सॉइल एंड आफ्टर लेबलिंग हम लोग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर को अकॉर्डिंग टू नीड अपने सॉइल में ऐड किए हैं, सो दैट आपका जो फील्ड है, जो क्रॉप लैंड है, वह रीच हो जाए न्यूट्रिएंट से। जब सॉइल आपका पूरी तरह से तैयार है तब हम लोग क्या करेंगे, सीड को सोन करेंगे। लेकिन सीड सोन करने से पहले आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना होता है सीड का, किस तरह के सीड को हम लोग सोन करेंगे। और यह जो प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पर हम लोग सीड को चुनते हैं अपने फील्ड में सोन करने के लिए, यह प्रोसेस कहलाएगा सिलेक्शन ऑफ सीड। बेसिकली 3-4 पॉइंट आप याद रखेंगे, जैसे कि सीड का जर्मिनेशन रेट हाई होना चाहिए, लेबल सीड होना चाहिए, लेबल सीड हो आपका। सेकेंड पॉइंट याद रखेंगे कि आपका सीड रेसिस्टेंट हो, रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ सीड शुड बी सोन। एंड थर्ड वन कि आपका जो सीड है उसका प्रोडक्ट हाई हो। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड होना चाहिए, मतलब ऐसा सीड जिसका प्रोड्यूस अच्छा हो, बेटर हो। सेकेंड वन क्या बोले हैं कि आपका जो सीड हो वह रेसिस्टेंट वैरायटी का होना चाहिए। एंड थर्ड वन याद रखेंगे, जो आपका पॉइंट है कि जर्मिनेशन का रेट हाई होना चाहिए, सीड जो है उसका जर्मिनेशन रेट हाई होना चाहिए। यह भी याद रखेंगे, यह जो रेसिस्टेंट है यह दोनों कंडीशन के लिए रेसिस्टेंट हो। रेसिस्टेंट से अर्थ है प्रतिरोध क्षमता हो। बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर इस पर विशेष असर न डाले। जैसे अगर मान लीजिए, आप ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, रेनफॉल, यह सभी अगर थोड़ा सा अकॉर्डिंगली नहीं भी हो तब भी आपका सीड ज़्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि आपका सीड जो है वह रेसिस्टेंट है। एज वेल एज आपका जो सीड है वह बायोटिक फैक्टर्स के लिए भी रेसिस्टेंट है। और जब आप सीड का सिलेक्शन कर ले तब आपको याद रखना है कि सीड को सोन करने से पहले, फील्ड में बोने से पहले आपको याद रखना है कि सीड को हम लोग फंजीसाइड्स के मदद से, फंजीसाइड्स मतलब कि फंगस का किलर, आपको ऑलरेडी बताया गया है कि साइड्स मीन्स व्हाट, किलर। फंगस से अगर हमारा सीड अफेक्टेड हो या नहीं भी हो, दोनों कंडीशन में आप सीड को पहले ध्यान रखेंगे कि हम लोग फंजीसाइड से ट्रीट करें सोन करने से पहले। जब यह काम हम कर लें उसके बाद टर्म आएगा सोइंग ऑफ सीड। सोइंग ऑफ सीड मतलब कि सीड को फील्ड में अप्लाई करना, पुट करना। आप याद रखते हैं कि इसका 2 टेक्निक है, वी हैव 2 टेक्निक्स। जो पहला और एंशिएंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल, परंपरागत। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो किसान है, फार्मर्स है, अभी भी उस टेक्निक का यूज करते हैं। वो करेंगे क्या, अपने हाथ में सीड को रख के और सोन कर देते हैं। यह टेक्निक जाना जाता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्ट मीन्स एक सोर्स से स्कैटर कर देना, फैला देना। क्लियर है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्निक है, जो ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा क्षमतावान है, उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं सीड सोन बाई एन इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट के मदद से, जिसको बोलते हैं सीड ड्रिल्स। आप याद रखेंगे सीड ड्रिल्स के बारे में, यह आपका कीप लाइक स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से आप याद रखें। और इसमें आपके सीड्स डाले होते हैं और जो आपका प्लग है उस प्लग के साथ ये अटैच होता है। जैसे जैसे आपका यह प्लग और यह फ्लो आगे की ओर बढ़ेगा मिट्टी को प्लग करने के लिए, सीड यहाँ से 1 by 1 करके प्लेस्ड होंगे मिट्टी में। इस टेक्निक का अगर हम यूज करें, मॉडर्न टेक्निक का, तो आपका जो सीड है वह प्रॉपर प्लेस पर सोन होगा मिट्टी में, प्रॉपर प्लेस पर। और सीड सोइंग के लिए यह आवश्यक है कि सीड हमारा प्रॉपर प्लेस पर हो, सुटेबल डेप्थ पर हो। यह पॉइंट याद रखेंगे कि आपका ना तो काफ़ी ऊपर हो सीड और ना ही टू डाउन हो, टू डीप हो। जैसे मान लीजिए यह आपका सॉइल है, तो आप 3 कंडीशन देखिए, यह ए, यह बी एंड यह सी। आप याद रखते हैं कि यह जो बी वाला कंडीशन है, इस डेप्थ पर अगर हमारा सीड हो तो यह ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हमारा सीड होना चाहिए, इससे आपका जर्मिनेशन का रेट भी बढ़ेगा, एज वेल एज सीड को किसी प्रीडेटर से भी खतरा नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं कुछ बर्ड्स हैं जो सीड ईटर हैं, अगर आपका यहाँ सीड है तो वह बड़े आसानी से चुन लिया जाएगा बर्ड्स के द्वारा। तो हम याद रखते हैं कि जो मॉडर्न टेक्निक है, विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल्स हम लोग सीड को सोन करते हैं। यह ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हमारा सीड प्रॉपर प्लेस पर होगा, एज वेल एज प्रॉपर डेप्थ पर होगा। सीड सोइंग में 2-4 टेक्निक है, यह क्रॉप पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, आप हमको बताइए कि यह जो आपका राइस है, राइस रबी है कि खरीफ? तो आपका आंसर होगा सर राइस जो है वह खरीफ क्रॉप है।
इसमें हम लोग डायरेक्ट सीड को मेन प्लांट में नहीं सोन करते हैं। आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक खास सिलेक्टेड रीजन में एक बार में नंबर ऑफ सीड को प्लेस्ड कर देते हैं। नंबर ऑफ सीड को, इस जगह को बोलते हैं नर्सरी। याद रखेंगे, नर्सरी में सीड को सोन करते हैं। जब हमारा सीडलिंग या प्लांटलेट बड़ा हो जाए, थोड़ा सा इस साइज शेप में आ जाए, तब यहाँ से जो हेल्दी सीड होता है इसको सिर्फ सेलेक्ट करके मेन क्रॉप लैंड में लगाते हैं। यह जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। याद रखेंगे आप, ट्रांसप्लांटेशन क्या है, व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? ट्रांसफरिंग ऑफ सेलेक्टेड सीड फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन क्रॉप लैंड इज नोन एज व्हाट? ट्रांसप्लांटेशन। यह ट्रांसप्लांटेशन के नाम से जाना जाएगा। क्या सभी सीड का ट्रांसप्लांटेशन होता है? आप कहेंगे नहीं। एक एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे वीट। वीट जैसा प्लांट है, उसमें ट्रांसप्लांटेशन नहीं किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन का क्या एडवांटेज होगा? सबसे पहला एडवांटेज आप याद रखेंगे कि इसके द्वारा हम लोग जो बेस्ट सीड है उसी को सेलेक्ट करते हैं। बेस्ट सीड्स जो है, सीडलिंग, उसका सिलेक्शन होगा। जो डिजीज्ड है, जो अफेक्टेड सीड है, उसको हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे। जो हेल्दी सीड है उसको यहाँ से हम लोग मेन फील्ड में, मेन क्रॉप फील्ड में ले जाएंगे। एज वेल एज जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट है, उसको हम लोग नर्सरी में ही छोड़ देते हैं। और याद रखेंगे, मेन क्रॉप में अगर इंडिविजुअली हम लोग प्लांट को जब प्लेस्ड करें, प्लांटलेट्स को जब डालेंगे, लगाएंगे, तो क्या होगा? प्रॉपर डेप्थ पर एंड प्रॉपर प्लेस पर दो प्लांट के बीच में सुटेबल गैप होगा। और यह आवश्यक है कि प्लेस भी रेगुलेट किया जाए। मीन्स क्या कि प्लेस भी निर्धारित किया जाए दो प्लांट के बीच में, सो दैट कंपटीशन ज़्यादा नहीं हो। क्योंकि जो प्लांट होते हैं आपस में compete करते हैं फॉर द न्यूट्रिएंट्स, फॉर द सनलाइट, फॉर द वाटर, एज वेल एज फॉर द व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूरी का ख्याल रखना है और किस डेप्थ पर रखा गया है उसका ख्याल रखना है। तो ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन। इस तरह से आप सीड का सिलेक्शन करेंगे और सीड को सोन करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आप देखें, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड देखें। थर्ड वन इज व्हाट? इरिगेशन। इरिगेशन पर हम आते हैं। बहुत ही बेसिक पॉइंट होगा इरिगेशन आपके लिए, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा समझिए। बहुत ही छोटा पॉइंट है। इरिगेशन का अर्थ होता है आर्टिफिशियली सप्लाई ऑफ वाटर। अब थोड़ा सा कुछ बेसिक बात समझिए। अपना जो देश है वह एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। हमारे यहाँ मोर देन 70% लोग या अप्रॉक्स 70% लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर बेस्ड है। अपना इकोनॉमी भी एग्रीकल्चरल बेस्ड है। लेकिन यहाँ जो भारत है, यहाँ पर आप देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन सभी जगह का अलग अलग है। किसी साल, किसी ईयर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वर्षा हो जाती है, कभी वर्षा का अमाउंट कम। अपना जो इंडिया है यह मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर है। हम लोग के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, यह मानसून पर निर्भर होते हैं। तो कभी फसल हमारा अच्छा हुआ अगर मानसून अच्छा है तो, अगर मानसून डिस्टर्ब है तब हमारा क्रॉप भी डिस्टर्ब होता है। मीन्स क्या कि आपको जितने अमाउंट में प्रोड्यूस चाहिए उतने अमाउंट में आपको प्रोड्यूस नहीं मिल पाता है। आप ध्यान क्या रखेंगे कि इरिगेशन है क्या? इरिगेशन मीन्स होता है आर्टिफिशियली सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पर जो हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं मेन क्रॉप लैंड को, यह प्रोसेस कहलाता है इरिगेशन, सिंचाई। अब इरिगेशन का दो टेक्निक यहाँ भी है, जैसे आप देखे थे सीड सोइंग का। इरिगेशन में भी जो फार्मर्स हैं हमारे, वह दो तरह का टेक्निक यूज करते हैं। एक है आपका ट्रेडिशनल एंड सेकेंड वन इज व्हाट? मॉडर्न। आप याद रखेंगे जो ट्रेडिशनल है वह हमारा जो परंपरागत जिसको कहते हैं, उसका यूज अभी भी होता है फार्मर्स के द्वारा, लेकिन जनरली छोटे स्केल पर, जहाँ पर सब कंडीशन आपका सुटेबल है। जो भी वाटर रिजर्वियर है, जैसे आपका तालाब है जिसको पॉन्ड, लेक या फिर आप रिवर, वहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, वाटर कैनल सिस्टम से कनेक्टेड है। वहाँ से हम लोग पंप के मदद से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट करके फील्ड में डाल देते हैं, इरिगेट करते हैं, या फिर तालाब से, नदी से, झील झरना से। यह जो टेक्निक है यह बहुत ही पुराना है, एंशिएंट समय से चलता आ रहा है यह टेक्निक। यह ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। कारण क्या है एफिशिएंट यह क्यों नहीं है? तो आप याद रखेंगे, अगर हमारा सॉइल अनइवन है, ऐसा सॉइल है, तो आप देखते हैं क्या कि अगर इसमें हम लोग पानी दिए, वाटरिंग किए, तो कहीं पर फ्लडिंग हो जाएगा ज़्यादा अमाउंट में पानी, और कहीं पर ड्राउट सिचुएशन रहेगा, वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं अवेलेबल हो पाएगा। मीन्स यूनिफॉर्म इरिगेशन नहीं होता है। किस केस में? जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो परंपरागत है। क्लियर है? क्योंकि यह इफिशियंट नहीं है।
या क्षमतावान नहीं है, तो हमको कोई नए टेक्निक को ऑप्ट करना होगा। और नया टेक्निक जो आपका है मॉडर्न टेक्निक, इसमें दो नाम आपको याद रखना है। मॉडर्न टेक्निक में पहला जो नाम आता है, ध्यान से सुनेंगे, यह है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन अंडरग्राउंड पाइप और सरफेस पर, सॉइल के सरफेस पर भी पाइप को बिछा दिया जाता है। अब थोड़ा सा डायग्राम से देखिए, इस तरह से पाइप को बिछा दिया जाएगा। इस तरह से आपके फील्ड में यह पाइप है और यह मेन एक पाइप से अटैच होता है। इस तरह से आप याद रखेंगे, यह आपके मेन पाइप से अटैच होगा। यहाँ सभी जगह पर इस तरह से पोर्स होता है पाइप में। आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए फिगर, यह इस तरह से पोर्स बना होगा पाइप में। और यह पोर जो है वह कहाँ होता है? जस्ट टू द रूट ऑफ प्लांट्स, प्लांट के रूट के पास। यहाँ आपके प्लांट है, मुख्य तौर पर जो ट्री जैसे होते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट, उस तरह से एक हम रो बना दिए हैं। इस तरह से यहाँ भी इस तरह से रोज बना होगा। रो एंड कॉलम में प्लांट होना आवश्यक है, कमर्शियल प्लांट जैसे। अब जैसे ही यहाँ से वाटर ग्रेट प्रेशर से इस पाइप से पास करेगा, आप क्या समझेंगे कि पानी यहाँ भी आएगा और यह जो पोर है, इस पोर से पानी इमर्ज होकर कहाँ निकलेगा? इस प्लांट के रूट के पास। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ध्यान से समझेंगे, यह आपका फास्ट टेक्निक हो जाएगा। दूसरा कि यह इफिशियंट है। इफिशियंट का अर्थ होता है क्षमतावान। लेस वाटर सप्लाई में ही टोटल प्लांट को यह इरिगेट कर सकता है। दूसरा, ऐसे अगर हम लोग ड्रिप इरिगेशन से पानी दें तो पानी आपका इवोपरेट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इवोपरेशन मीन्स होता है पानी का स्केप हो जाना गैसियस फॉर्म में, सनशाइन के कारण। दूसरे जगह पानी तो दिए नहीं है, पानी कहाँ जाएगा? जस्ट टू द रूट और नियर टू द रूट। रूट के पास ही पानी को हम लोग ऐड करते हैं। जो आपके बेसिक प्लांट्स हैं वही सिर्फ लाभ ले पाएंगे। इस कंडीशन के द्वारा हम लोग फ्लडिंग से भी बचा सकते हैं। फ्लडिंग क्या है आप ऑलरेडी जानते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में पानी इसमें ऐड नहीं होगा, यह मोर सुटेबल है। साथ ही साथ जो हिली एरियाज हैं, पहाड़ी इलाका, इस तरह से इस जगह पर अगर हमको इरिगेट करना हो तब हमारे लिए ड्रिप इरिगेशन ही सुटेबल है। एज वेल एज यह भी याद रखेंगे कि जो आपके सैंडी सॉइल है, चूँकि इरिगेशन जो है वो हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट उसका बता रहे हैं आपको कि यह क्रॉप एंड सॉइल पर डिपेंड करता है। तो याद रखें अभी बस फिलहाल कि जो सैंडी सॉइल है वैसे कंडीशन में भी इरिगेशन ज़्यादा करना होता है। वहाँ पर हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? ड्रिप इरिगेशन मेथड, मॉडर्न मेथड। एक और मॉडर्न में जो दूसरा नाम है आप याद रखें। ट्रेडिशनल में आप 2-4 एग्जाम्पल बेसिकली तौर पर जानते हैं, जैसे आपका राहत है, ढेकली है, यह सभी टेक्निक के द्वारा हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं। मॉडर्न में जो 2 नाम आपको पढ़ना है, एक ड्रिप इरिगेशन एंड दूसरा है आपका स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड में 2-3 इसका फॉर्म है। जैसे एक आपके फील्ड में ऐसा पिलर लाइक स्ट्रक्चर खड़ा होगा, यह पाइप ही है और इस पाइप के यहाँ पर आप देखेंगे फ्री नोजल होता है। नोजल आप जानते हैं रोटेटरी फॉर्म में होगा, यहाँ पर इस तरह से आप याद रखिए, इस तरह से नोजल्स लगे होंगे, फ्री नोजल। याद क्या रखना है? जैसे ही इस पाइप में ग्रेट प्रेशर से पानी जाएगा, वाटर, यह नोजल आपका रोटेट करने लगेगा और जिस तरह से छिड़काव, स्प्रिंकलर मतलब आप समझे, बारिश के जैसा पानी आपके फील्ड में स्प्रे होगा। नर्सरी में या जो कॉमर्शियल प्लांट होता है उस तरह के प्लांट में हम लोग इसी टेक्निक का यूज करते हैं। जो हिली एरियाज है वहाँ पर भी ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है। गोल्फ कोर्ट है आपका, वहाँ पर भी हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं। जो बड़ा लैंड प्लॉट होता है, जैसे आप यूएसए, कनाडा, चाइना का बात करें, वहाँ देखिएगा क्या, आप कभी इसको सर्च करके देखें, वहाँ पर आपको मिलेगा क्या कि जिस तरह से आप हेलीकॉप्टर देखे हैं, टॉय हेलीकॉप्टर, उस शेप में आता है। उसमें टैंक होता है, सिर्फ पानी भर दिया गया और रिमोट कंट्रोल के द्वारा प्लॉट के ऊपर से उसको हम लोग ऊपर की तरफ, जैसे ये आपका सॉइल है, क्रॉप लैंड है, वहाँ प्लांट जर्मिनेट किया हुआ है, हम लोग क्रॉप के ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट को, जो इम्प्लीमेंट है, उसको रन करते हैं और वहाँ से उसके स्टैंड से या उसका जो वाटर बॉडीज है वहाँ से पानी वर्षा के फॉर्म में, स्प्रिंकल फॉर्म में गिरता है। कम वाटर में ज़्यादा प्लांट को हम लोग वाटरिंग कर देते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मोर इफिशियंट। तो आपको याद रखना है कि ज़्यादा इफिशियंट कौन है, तो आप कहेंगे मॉडर्न इज मोर इफिशियंट, जो मॉडर्न इरिगेशन का टेक्निक है। स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले कि यह जो इरिगेशन है वह डिपेंड किस पर करेगा। आप याद रखेंगे कि इरिगेशन डिपेंड करता है, इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन, पहला पॉइंट सॉइल टू सॉइल, यह सॉइल पर निर्भर करता है। जैसे आप 3 तरह के सॉइल ऑलरेडी जूनियर क्लास में पढ़ चुके थे, सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। आप याद रखेंगे कि सैंडी सॉइल में फ्रीक्वेंट वाटरिंग की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि यह जो सॉइल पार्टिकल्स है यह दूर दूर होते हैं। ऐसे सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है। जैसे ही वर्षा का पानी या किसी भी फॉर्म में आप इरिगेट करते हैं,
यह पानी तुरंत नीचे चला जाएगा, इसको बोलते हैं परकोलेशन। परकोलेशन रेट हाई है किस सॉइल का? सैंडी सॉइल का, पहला पॉइंट। और दूसरा क्या? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका कम है। दैट्स वाई रैपिडली आपको रेगुलर इंटरवल पर आपको वाटरिंग करना होता है प्लांट को। कैसे सॉइल का बात हम कर रहे हैं? सैंडी सॉइल का। लोमी में इंटरमीडिएट क्वांटिटी में एंड क्लेई सॉइल में कम। तो पहला तो पॉइंट हुआ कि सॉइल पर इरिगेशन निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट आप याद रखेंगे, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप। क्रॉप पर भी निर्भर करता है कि कैसा क्रॉप हमारा है। जैसे बेसिकली आप 2 तरह के क्रॉप के बारे में पढ़े थे, हालांकि आपको 3 बताया गया था। अगर आप नहीं देखे थे वो वीडियो तो जरूर से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। रबी एंड खरीफ, ये 2 क्रॉप आप सीजन देखे थे। याद रखिएगा कि रबी जो आपका विंटर क्रॉप है इसको लेस वाटर की आवश्यकता है, और वहीं खरीफ जो है आपका इसको स्टैंडिंग वाटर चाहिए। जैसे आपका राइस है, आपको याद होगा उसके रूट में, उस फील्ड में अगर लगातार पानी बना रहे तो वह हमारे क्रॉप के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, खरीफ के लिए। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि किस पर निर्भर कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप। सॉइल तो है ही, साथ ही साथ क्रॉप। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सीजन। यह सीजन पर भी निर्भर करता है, हालांकि यह दोनों पॉइंट लगभग एक समान है, तो यह याद रखेंगे। एक और पॉइंट आप याद रखते हैं कि इरिगेशन करें क्यों? व्हाट इज द नीड ऑफ इरिगेशन? आप याद रखें कि सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट का अपटेक होता है इन द डिजॉल्व फॉर्म, अगर हम लोग वाटर सप्लाई नहीं दे तब आपका प्लांट का फ्लावरिंग नहीं हो पाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, फूड ग्रेन्स उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं लगेंगे। तो फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड ग्रेन्स या फूड, यह आवश्यक है कि इरिगेशन हो, मतलब आपके सॉइल में पानी अवेलेबल हो। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें थोड़ा सा बेसिक यह बात आप समझिए कि अगर इरिगेशन ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर आप सिचुएशन फ्लड का कर दिए, ज़्यादा पानी अगर आपके फील्ड में जमा हो जाएगा, यह पॉइंट आप जरूर से याद रखेंगे। होता क्या है कि आप जानते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स में यहाँ पर पाया जाएगा क्या? आपके साल्ट्स, मिनरल साल्ट्स। यह डिजॉल्व होकर साल्ट आपका सॉइल के ऊपर लेयर एक फॉर्म कर देता है, सॉइल को अनएरिएटेड बना देगा, सॉइल इनफर्टाइल बन जाएगा। तो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा फ्लडिंग का सिचुएशन नहीं कर देना है, ज़्यादा पानी भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। आई होप कि आप दोनों तीनों पॉइंट समझे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर करिए। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।